हमारे साथ एनसीपी से नेता फहमीदा हसन खान है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया मैम आपका। फहमीदा जी, शुरुआत में आप ही से कह रहा हूं क्योंकि शरद पवार एक ऐसे जाने पहचाने चले रहे हैं राजनीति में जो बिल्कुल नहीं बताते कि उनका अगला सियासी कदम क्या कुछ होने वाला है। आप भाप पाई हैं कि आखिरकार जिस तरह से चुनाव से पहले एनसीपी दो धड़ों में बट गई है, क्या यह महज सिर्फ सांकेतिक है, विचारधाराओं का टकराव है, या मौका परस्ती है, या भविष्य में कुछ और ही खेल खेला जा रहा है? देखिए कृणाल जी, सबसे पहले ये बात तो आज महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में लोग बोलते हैं कि पवार साहब अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी पता नहीं है। और पवार साहब जो है उनके सामने ये जो परिस्थिति है ये पहली बार नहीं आई है। 2019 में भी सब साथ छोड़ के चले गए थे। तो पवार साहब ने कुछ पहले से गेम प्लान करके नहीं रखा गया है। ये जो है परिस्थिति जिस हिसाब से होती है, पवार साहब क्या है, नेता निर्माण करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, आज इतने छोड़ के चले गए, वापस से दूसरे खड़े कर देंगे वो। और आज बीजेपी हर बार एक आरोप लगाते जा रही है, चाहे वो हम एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, उसके ऊपर एक परिवारवाद का जो एक इल्जाम लगाते गई है। तो मैं बीजेपी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आरएसएस एक परिवारवाद नहीं चलाती है? आरएसएस जो संघ है वो एक परिवार नहीं है, वो भी तो एक परिवार है ना। तो आज जो भी ये हो रहा है, ये जो बीजेपी आज है, हमने तो एक नया नाम ही रखा है, राष्ट्रवादी भारतीय जनता सेना, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी अजित पवार को उन्होंने लिया और सीएम डीसीएम बनाया। तो ये आज जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति करती है, जहां जहां वो कमजोर दिखती है, अभी लोकसभा 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, तो ये जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और वोट कौन देने वाली? जनता देने वाली। ठीक है, यानी तो आपका ये कहना है कि जिन मुद्दों को साधते हुए अजीत पवार का जो गुट एनडीए में शामिल हुआ है या महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुआ है, उनकी फलीभूति उनको नहीं मिल पाएगी जिस सोच के साथ वो गए हैं, और एक दिन वो वापस आएंगे। लेकिन यहां पर जो आरोप लगा कि शरद पवार जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी अजीत पवार की, प्रफुल्ल पटेल की, छगन भुजबल की, उनको समझ नहीं पाए। वो सारा कुछ अपनी बेटी को ही देना चाहते थे और इसी बात से नाराज थे छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और साथ ही साथ अजीत पवार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत तो उनमें भी की, उन्होंने भी की थी। अगर एक छत्र छाया के नीचे 4 पिलर थे एनसीपी के, तो एक तो सुप्रिया सुले थी, दूसरे जो 3 महत्वपूर्ण थे वो तीनों के तीनों एनडीए में शामिल हो गए। कैसे इन 3 पिलर्स के बिना एक पिलर के बलबूते एनसीपी को बरकरार रख पाएंगे शरद पवार? देखिए, जहां तक कि आदरणीय पवार साहब का जहां तक हम लोग काम करते हैं, हम उनको समझते हैं। उन्होंने सुप्रिया ताई को संसद में ही रखा था और जो राज्य में था, और प्रफुल्ल पटेल जी को सांसद में रखा था। बाकी भुजबल जी है और अजीत दादा है, वो दोनों महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे थे। और जब अगर उनको देना ही था तो अध्यक्ष पद दे सकते थे सुप्रिया ताई को, लेकिन उनको फिर भी कार्याध्यक्ष बनाया। साथ में अगर अकेले कार्याध्यक्ष सुप्रिया ताई को दे सकते थे अगर वो पूरा देना चाहते थे तो, लेकिन साथ में उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जी को भी बनाया। दूसरी बात यह है कि सुप्रिया ताई खुद ने कहा था कि मैं मेरा पूरे दिन का रिपोर्टिंग अजीत दादा को करूंगी। ये बात तो लोगों के सामने कही हुई है ना। तो ऐसा नहीं है कि पवार साहब सबको एक ही मतलब खाली सुप्रिया ताई को देना चाहते थे। उन्होंने ऐसे कितने आमदार खड़े किए हैं जो सामान्य घर से हैं, जिनका राजनीति में कोई नहीं है, फिर भी उनको खड़े करके उनको आमदार बनाया। ठीक है, और तो अजीत पवार ही कहते नजर आए थे कि महाविकास आघाड़ी में अब कुछ नहीं बचा है, भविष्य नजर नहीं आता, लिहाजा एनडीए के साथ चलते हैं, वहां बेहतर भविष्य है। उस तर्क को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से ही ये सरकार डरी हुई है। इसी वजह से पहले शिवसेना को तोड़ा गया। अभी शिवसेना के जो विधायक उधर गए हैं, वो पहले तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा रखा, अभी अजित पवार जी वहां जाके बैठ गए, उनको भी वही खाता दिया जो यहाँ खाता था वित्त मंत्रालय। उन्होंने जब ये भी बोम की कि हमको फंड नहीं देते, तो अभी तो वापस से वही खाते जो है सब कुछ उनको ही दे दिया गया है।
तो अभी शिंदे का जो गुट है वो क्या कहेगा? इनकी सोच में यही पता पड़ता है कि एनसीपी के लोग किस प्रकार से, शरद पवार के गुट के एनसीपी के लोग किस प्रकार से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम लोग केवल विकास के लिए नहीं, लेकिन दो फहमीदा जी तो कह रही है कि भाई जितने लोग आपके साथ आए वो सब 2024 के चुनाव को साधने के लिए आए हैं। वो तो ये भी, एनसीपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो इस वक्त ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है, आप पहुंच जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, तमाम आरोप आप पे से हट जाएंगे। अजीत पवार जी पे तो तमाम तरह के केसेस थे ना सर, क्या हुआ? अब तो कोई नहीं चर्चा कर रहा, सब शांत हो गया। संवैधानिक एजेंसियों को अपना काम करने की छूट है इस देश के अंदर। ये जो पूर्व में काम करते आए थे ये उसको दोहरा रहे हैं। हमारे यहाँ जो विकास के लिए आएगा उसके लिए। अमिता जी, अब महागठबंधन की बैठक चल रही है, आज भी है, कल भी है। आज शरद पवार नहीं पहुंच पाए, कल की बात सामने आई है, लेकिन एनसीपी अब किस माइल्ड के साथ, किस सोच के साथ, किस एजेंडे के साथ महागठबंधन में चर्चाओं के अंदर मौजूद रहेगी? क्या उसका मकसद ये होगा कि अपने आप को कैसे वहां पर एस्टैब्लिश करना? अब तक तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था महागठबंधन में, लेकिन अब आधा टूट चुका है। आप किस पॉलिटिकल माइलेज के साथ वहां पर नजर आएंगे? अब आपका एजेंडा ऑफ डिस्कशन क्या होगा? देखिए, दादा एक अलग हुए हैं तो वोटर्स तो उधर का उधर है। आप लोगों ने जो ग्राउंड लेवल की आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है सर? कृणाल जी, आज वोटर्स जो है वो शरद पवार जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि लोग इधर से उधर जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वोटर्स रहते हैं वो मेन रहते हैं। आज आप लोगों ने भी सर्वे किया है, एक बारामती का उदाहरण ले लो तो उन्होंने क्या कहा है बारामती वालों ने कि शरद पवार अगर एक पत्थर को भी खड़े करते तो उसको चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक है। तो आज जो वोटर्स है, जैसे कि सेना के अंदर उद्धव साहब के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे राष्ट्रवादी में शरद पवार साहब के साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये वोटर्स ही देखा, मतलब जनता को ही देखना चाहिए कि जनता किसके साथ में जुड़ी हुई है। अमिता जी, ये बड़ी अजीब चीज है, यहां पर समझ में नहीं आई हमारे कि विपक्ष वहां पर प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है बीजेपी गुट के खिलाफ, शिंदे सरकार के खिलाफ। विपक्ष में तो आप भी हैं, लेकिन एनसीपी का एक विधायक उस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, ऐसा कैसे? देखिए, कल ही जयंत पाटिल जी ने, जब ये विधायक लोग मिलने गए थे वाईबी सेंटर में पवार साहब की इजाजत के बिना, जब ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल जी ने कल ही बोल दिया था कि जो विधायक अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है कि हम शरद पवार जी के साथ रहेंगे या हम अजीत दादा के साथ रहेंगे, तो इनसे भी मीटिंग के लिए आज पवार साहब रुके हैं और आज वो विधायक मिलने आने वाले हैं। क्योंकि कोई प्रदेश में थे इस वजह से नहीं आ पाए, कोई उलझन में थे कि क्या कर सकते, क्योंकि अजीत पवार जी के गुट की वहां से एक ही बात सबके सामने आ रही है कि ये सारा हम लोग एक साथ में हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है करके। अभी भी बहुत सकारात्मक नजरिए के साथ शरद पवार से बार बार कह रहे हैं ना कि भाई समझ जाइए भविष्य कहां है, समझ जाइए 2024 का चुनाव क्या कुछ कह रहा है, और ज्यादा नुकसान मत होने दीजिए पार्टी का। नहीं, लेकिन पवार साहब ने पहले से ही बोला है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, उनकी और हमारी विचारधारा अलग अलग है। तो वो पहले से एक ही बात पे उनका निर्णय है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। ठीक है। और अजीत पवार जी समझ नहीं रहे। ठीक है, तो लेकिन चंदन जी, अगर भविष्य की रणनीति को देखा जाए तो लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।